तो आप सभी का स्वागत है जापान के संविधान पार्ट 2 में। आज हम जापान के संविधान की विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही हम जापान में नागरिकों को दिए हुए मौलिक अधिकारों व कर्तव्य पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जापान संविधान की विशेषता, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जापान के संविधान की विशेषता बताइए। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है लिखित संविधान। जापान का वर्तमान संविधान लिखित है। इसका निर्माण एक निश्चित निकाय द्वारा किया गया था और उसे एक निश्चित समय पर लागू किया गया था। इसका निर्माण 1946 में जनरल मैकार्थर की अधीनता में मैत्रिक सत्ता के सर्वोच्च कमांडर द्वारा किया गया था और इसे मंत्रिमंडल द्वारा तथा डाइट की विधिवत स्वीकृति मिली थी। संविधान में एक प्रस्तावना, 103 अनुच्छेद तथा 11 अध्याय है। पहला अध्याय सम्राट की स्थिति का, दूसरा अध्याय युद्ध परित्याग का, तीसरा अध्याय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का, चौथा अध्याय डाइट का, पांचवा अध्याय मंत्रिमंडल का, छठा अध्याय न्यायपालिका का, सातवां अध्याय वित्तीय प्रबंधन, आठवें अध्याय में स्थानीय स्वशासन का, 9वें अध्याय में संविधान संशोधन प्रक्रिया का, 10वें अध्याय में संविधान की सर्वोपरिता और 11वें अध्याय में कतिपय पूरक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। जापान के संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लौकिक प्रभुसत्ता। जापान का संविधान जन प्रभुसत्ता पर आधारित है। राजसत्ता का स्रोत जनता है और सम्राट के पास कोई शक्तियां नहीं रह गई है। जापान के संविधान में इस हेतु स्पष्ट कहा गया है कि हम जापान के नागरिक राष्ट्रीय डाइट में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किए कार्य हेतु यह घोषणा करते हैं कि प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में है और हम संविधान को स्थापित करते हैं। सरकार जनता की एक पवित्र अमानत है जिसकी सत्ता जनता से प्राप्त की गई है, जिसकी शक्तियाँ जनता के प्रतिनिधि के द्वारा प्रयोग की जाती है, जिसके लाभ जनता भोगती है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है लोकतंत्रीय संविधान। राजतंत्र होते हुए भी पूर्ण रूपेण जनतंत्रात्मक। सम्राट का महत्व केवल औपचारिक है, सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। सम्राट केवल शासन और जनता के बीच प्रतीक मात्र है। जापानी संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप उसके द्वारा प्रदान किए गए लोकतांत्रिक अधिकार से भी स्पष्ट है। वह शांति और विश्व बंधुत्व के उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होगा। जापानी संविधान के अनुच्छेद 98 में कहा गया है कि यह संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है और भी कानून, अध्यादेशों, साम्राज्यवादी राजाज्ञा अथवा सरकार का अन्य कोई कार्य अथवा उसका भाग यदि इन धाराओं के अनुकूल न हो तो कानूनी शक्ति तथा मान्यता नहीं रखेगा। अनुच्छेद 99 सम्राट तथा रीजेंट तथा राज्य मंत्रियों, डाइट के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी सरकारी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इस संविधान का सम्मान करें तथा इसे मान्यता दें। जापान के संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा अनुच्छेद 81 में न्यायिक निरीक्षण द्वारा प्रदान की गई है। मतलब इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानूनों की वैधता की जांच कर सके और यदि कोई आदेश अथवा कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित कर दे। सीमित राजतंत्र। जापान में निरंकुश राजतंत्र का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 1 के अनुसार सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा, अर्थात राजा मात्र औपचारिक रह गया और उसकी स्थिति का स्रोत जनता की इच्छा होगी, जिसके पास सार्वभौमिक शक्ति होगी, अर्थात राजा अपनी इच्छा भी जनता के माध्यम से ही व्यक्त करेगा, अर्थात जो जनता की इच्छा होगी वही राजा की इच्छा होगी। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सम्राट का पद पैतृक है और उसकी नियुक्ति इंपीरियल हाउस लॉ के अनुसार होती है। आवश्यकता पड़ने पर डाइट किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सब कार्यों के लिए मंत्रियों के परामर्श तथा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 4
में कहा गया है कि सरकार के बारे में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं होगी। इस प्रकार अब सम्राट नामधारी अध्यक्ष है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है। राज्य के विषय में सम्राट के सभी कार्यों में मंत्रिमंडल का परामर्श और अनुमोदन अनिवार्य है और सम्राट केवल उन्हीं कार्यों का संपादन करेगा जो स्पष्ट रूप से संविधान ने प्रदान की है। युद्ध का परित्याग। युद्ध के सर्वोच्च अधिकार से वंचित। जब जापान पर अमेरिका ने हमला किया उसके बाद जापान ने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। वर्तमान संविधान ने जापान को युद्ध करने के सर्वोच्च अधिकार से वंचित कर दिया। संसार के अन्य किसी भी संविधान में युद्ध की बात का समावेश नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि न्याय और व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अच्छे हृदय से आकांक्षा रखते हुए जापान के लोग युद्ध को राष्ट्र की प्रभुता में अधिकार के रूप में तथा शक्ति के प्रयोग अथवा धमकी को अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करने के साधन के रूप में त्यागते हैं। सैनिकवाद को पुनः पनपने का अवसर न देने के लिए मेजी संविधान के विपरीत संविधान में सैनिक सेवाओं को सिविल अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया है। संसदीय प्रणाली। संसदीय सरकार की सभी विशेषताएं पाई जाती है। जैसे राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित रहती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य रहता है। शक्तियों का पृथक्करण न होकर एकीकरण रहता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन रहती है, वह उसके विश्वास पर्यंत बनी रहती है। संसदीय प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व जापान में उसी रूप में पाया जाता है जिस रूप में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव डाइट करती है और अन्य मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री। इंग्लैंड की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री में होती है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होगी और अनुच्छेद 69 के अनुसार डाइट का विश्वास खो देने पर मंत्रिमंडल की सामूहिक रूप से पद त्याग करना पड़ेगा और यदि वह 10 दिन के भीतर प्रतिनिधि सदन को भंग नहीं कर देता। इस प्रकार जापान में मंत्री एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। कठोर संविधान। जापान का संविधान लिखित होने के साथ साथ कठोर है क्योंकि साधारण विधि निर्माण और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भिन्न है। संविधान के अनुच्छेद 96 में लिखा गया है कि संविधान संशोधन प्रस्तावों के उपक्रम डाइट में दोनों सदनों के 2/3 या उनसे अधिक मत में पेश होने चाहिए। ऐसा प्रस्ताव बाद में जनता के सामने उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए। यदि उस प्रस्ताव को एक विशिष्ट लोक निर्णय या निर्वाचन में कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाए तो सम्राट को चाहिए कि उस संशोधन को संविधान के अभिन्न रूप में तुरंत लागू कर दे। जब से संविधान बना है उस समय से लेकर जापान के संविधान में एक संशोधन भी नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जापान के संविधान में अभी तक एक संशोधन नहीं हुआ जो इसकी कठोरता को दर्शाता है। एकात्मक संविधान। जापान का नया संविधान एकात्मक संविधान है। ब्रिटेन और फ्रांस की भांति एकात्मक सरकार की स्थापना की गई है। इसका अर्थ है कि वहाँ केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई है। संपूर्ण देश में कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था डाइट है। केंद्रीय सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कुछ शक्तियाँ अपनी इकाइयों को दे देती है और इच्छा अनुसार उनसे वापस ले लेती है। देश पर शासन चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल है। स्वतंत्र न्यायपालिका। जापान में अमेरिका और भारत की भांति स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। न्यायालयों के न्यायाधीश केवल महाभियोग द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। उनके कार्यकाल में और वेतन में कमी की जा सकती है। सभी न्यायाधीश कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए जापान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्ण पृथक कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार न्यायाधीशों को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और वे केवल संविधान तथा कानूनों के अधीन है। संविधान की धारा 81 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय संविधान का एक रक्षक है और डाइट द्वारा पारित कानूनों की
संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। तीसरे अध्याय में 10 से लेकर 40 तक संविधान में इन्हीं से संबंधित अनुच्छेद है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है तथा एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है जो प्रतिनिधि सदन सभा सदन से मिलकर बना है। प्रतिनिधि सदन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। स्थानीय स्वशासन। संविधान के अध्याय 8 में स्थानीय स्वशासन के स्वरूप एवं संगठन के प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय संस्थाओं को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने, अपने मामलों तथा प्रशासन को चलाने का अधिकार है। जापान के संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य। जापान के संविधान में भी संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस के संविधानों की भांति नागरिकों को व्यापक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकारों की झलक संविधान की प्रस्तावना में भी मिलती है, जिसमें दुनिया के सभी लोगों के शांति से रहने, भय और आवश्यकताओं से मुक्ति के अधिकार को मान्यता दी गई है। जापान के संविधान के तृतीय अध्याय में जापान के मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। अनुच्छेद 10 से 40 तक इनका विस्तृत वर्णन किया 30 से 40 तक इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। जापान के नागरिकों के अधिकार। समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई है। रंग, जाति, लिंग, पारिवारिक विशेषता अथवा सामाजिक स्तर के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पीयर पद्धति भी समाप्त कर दी गई है। सामंतों एवं सामंतवाद को भी अब कोई मान्यता नहीं दी गई है। वंशानुगत आधार पर कोई समान पुरस्कार तथा चिन्ह प्रदान नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 24 के अनुसार वैवाहिक स्वतंत्रता तथा पति पत्नी के समान अधिकार पर जोर देते हुए कहा गया है कि विचार दोनों लिंगों की सहमति पर आधारित होंगे तथा उनके पारस्परिक सहयोग एवं पति पत्नी के समान अधिकार के मूल आधार पर स्थिर रखा जाएगा। उत्तराधिकार, संपत्ति संबंधी अधिकार, अधिवासन का चयन, विवाह संबंधी विच्छेद तथा परिवार एवं विवाह संबंधी अन्य बातों पर कानून व्यक्ति की गरिमा और दोनों लिंगों की अनिवार्य समानता के सिद्धांत में निर्मित होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार। जापान के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि लोगों के विचारों तथा अंतकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के अनुसार नागरिकों को समुदाय बनाने, भाषण देने और प्रेस और सरकार की आलोचना करने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को विदेश में जाने तथा विदेश की नागरिकता स्वीकार करने का अधिकार होगा। व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता होगी। निवास करने की स्वतंत्रता होगी। संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के बिना जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 37 के अनुसार सभी फौजदारी मुकदमों में अभियुक्त को किसी निष्पक्ष न्यायालय की शीघ्र तथा सार्वजनिक जांच कराने का अधिकार है। संविधान 38 गवाही देने के लिए विवश नहीं किया। 38 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के बिना स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 37 फौजदारी मुकदमे के लिए सार्वजनिक जांच का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 38 गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 39 किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। संविधान ने लोगों को अंतकरण की स्वतंत्रता दी है। राज्य किसी भी धार्मिक संगठन को विशेष रक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक संगठन को विशेष रक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक कार्य, समारोह अथवा रीति में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर पूर्णतः निषेध किया गया है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 18 में नागरिकों से उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कार्य श्रम अपराध माना गया है, जो विधि के अनुसार दंडित होगा। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 27 द्वारा बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अनुसार जापानी नागरिकों को योग्यता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि उनकी संतान सामान्य शिक्षा ग्रहण करे। अनिवार्य शिक्षा मुफ्त है। न्यूनतम जीवन स्तर। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार समस्त प्रजाजनों को सांस्कृतिक जीवन के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने का अधिकार है। इस दिशा में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर प्रगति करने का अविरत प्रयास करे। संपत्ति का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार लोगों को संपत्ति रखने का अनुल्लंघनीय अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक कल्याण हेतु राज्य को संपत्ति की सीमा के निर्धारण और जनता पर कराधान के अधिकार होंगे। सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिना मुआवजा दिए किसी भी संपत्ति को हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आर्थिक अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने और पाने का अधिकार है। काम के घंटे, पारिश्रमिक और विश्राम आदि कानून द्वारा विनियमित श्रमिक संघों को मान्यता दी गई है। राजनीतिक अधिकार। संविधान के अनुसार प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया है। लोगों को सार्वजनिक पदों पर अधिकारियों को चुनने व अपदस्थ करने का अधिकार है। सार्वजनिक अधिकारी जनता के सेवक होते हैं। कानूनों को बनाने, अध्यादेशों में परिवर्तन करने का नागरिकों को पूर्ण अधिकार है। अन्य विविध अधिकार। न्यायालय की शरण में किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। निरपराध बंदी बनाए जाने पर तथा न्यायालय द्वारा अपराध मुक्त सिद्ध होने पर व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत कर सकता है। जापान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की विशेषता। जापान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है उसकी व्यापकता। नागरिकों को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। काम पाने का अधिकार, श्रमिक संघों को मान्यता, शोषण का निषेध आदि आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार। इससे लगभग जापान के सभी नागरिक शिक्षित है। न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 96 में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 11